हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस साइड खुशबू पारिक। आज हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर विच इज एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर। ये क्लास 9 का चैप्टर है न्यू एनसीईआरटी का, एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर। सो फर्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो लेवॉइजर ने दिया, और जो लेवॉइजर है इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट है ये, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट इन हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। So, इनका जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेशन इज मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कि मैटर आप ना बना सकते हो ना ही खत्म कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में। एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कुछ एक्टिविटीज हैं, और 9th क्लास में 10th क्लास में एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी आपकी बुक में एनसीईआरटी में दी हुई है। फर्स्ट एक्टिविटी, इन्होंने क्या किया इस एक्टिविटी में, 100 ml बीकर लिया है, उसको पहले वेइंग मशीन पे उसको मेजर कर लिया। नेक्स्ट 50 ml उसके अंदर पानी डाला, और उसके अंदर कुछ नमक डाल दिया, सॉल्ट, और मिक्स कर दिया। पहले पानी को और नमक को अलग अलग सेपरेटिवली उनको वे किया, मतलब विदाउट मिक्सिंग दैम वे किया, तो उनका मास जो आता है आफ्टर मिक्सिंग भी वही मास आता है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कहें हम, मास जो है वो सेम रहता है। तो आप पिक्चर में 85.5 पहले भी वही आ रहा है, अलग अलग रखा था, और मिक्स करने के बाद भी मास सेम आ रहा है। नाउ मोर टू एक्टिविटीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इनसे क्वेश्चन आई थिंक डेफिनेटली आएगा एग्जाम में आपके। तो इन्होंने क्या किया एक्टिविटी के अंदर, एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, उसके अंदर विनेगर डाल दिया। विनेगर नहीं है घर में, अगर आप घर में कर सकते हो इस एक्टिविटी को, विनेगर नहीं है तो आप लेमन ले सकते हो विनेगर की जगह पे। और ये जो बलून एक रखा हुआ है, इस बलून के अंदर बेकिंग सोडा घर में प्रेजेंट होता है, आप अपनी मदर से पूछ लेना, वाइट कलर का पाउडर होता है। तो पहले इनको सेपरेटिवली वे किया गया, फिर उसके बाद क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। ये पिक्चर में दिख रहा है आपको, मिक्स कर रहे हैं किसको, बेकिंग सोडा को डाला जा रहा है पानी के अंदर, तो बबल्स फॉर्म होने लगेगी, है ना। जैसे आपने घर में देखा होगा जो इनो होता है, अगर हम उसको पानी में डाल दें तो बबल्स फॉर्म होने लगती है, सेम वैसे ही इसमें बबल फॉर्म होने लगेगी। तो बबल्स जब फॉर्म होती हैं, क्योंकि ऊपर से फ्लास्क ओपन है, तो बबल्स क्यों फॉर्म हो रही है, CO2 गैस बनती है, और वो CO2 गैस यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। अब रिलीज़ हो जाएगी तो कुछ चीज़ बाहर जा रही है, तो ऑब्वियसली मास में तो डिफरेंस आएगा, है ना। तो यहाँ पर मेज़र किया गया तो देखा गया कि पहले जो मास था, जब उनको सेपरेटिवली वे किया गया वो अलग आ रहा था, और अब मास डिक्रीज़ हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि CO2 गैस जो है वो एस्केप हो रही है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या है, सेम वही चीज़ें हैं, वही बलून के अंदर बेकिंग सोडा को लिया गया है, फ्लास्क के अंदर विनेगर को लिया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या किया, बलून को फिट कर दिया फ्लास्क के ऊपर। अब जब फ्लास्क के अंदर सोडा जाएगा, विनेगर में मिक्स होगा, तो CO2 गैस तो रिलीज़ होगी, एफरवेंसेस तो बनेंगी, बबल्स तो बनेंगी, बट वो एस्केप नहीं हो पा रही है बिकॉज बलून जो है वो फिटेड है ऊपर की साइड। तो यहाँ पर क्योंकि CO2 गैस एस्केप नहीं हो पा रही है बेटा, तो यहाँ पर क्या है, मास जो है बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन सेम आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने 2 पिक्चर्स अटैच की हैं कि जब ओपन सिस्टम है तो उसमें गैस एस्केप हो रही है, और नीचे आपको दिख रहा होगा 100 ग्राम मास पहले आ रहा है, 99.5 ग्राम बाद में आ रहा है, मतलब डिफरेंस आ गया मास का, बिकॉज CO2 गैस जो है वहाँ से एस्केप हो गया। पर बलून जब ऊपर फिट कर दिया तो वो एस्केप हो नहीं पाई CO2 गैस, तो मास जो है वो दोनों ही केसेस में डिफरेंट आ रहा है। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मैटर जो है वो ना बना सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, वो सेम ही रहता है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जो इन एक्टिविटीज़ से पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ देखोगे आप, सेटअप 1 और सेटअप 2 दो वर्ड यूज़ किए गए हैं। सेटअप 1 जो है वो उस एक्टिविटी के लिए जिसमें ओपन सिस्टम था, मतलब जहाँ पर बलून ऊपर फिट नहीं था। CO2 विनेगर और सोडा वाली रिएक्शन की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। और जो सेटअप 2 है वो उसके लिए जहाँ पर बलून ऊपर की साइड फिटेड था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, दैट आर द इनिशियल एंड फाइनल रीडिंग सेम इन द एक्सपेरिमेंट सेटअप 1। सेटअप 1 कौन सा, जहाँ पर बलून अलग था, फिट नहीं था। तो नहीं, इनिशियल और फाइनल रीडिंग सेम नहीं थी। क्यों नहीं थी सेम, बिकॉज CO2 गेट एस्केप फ्रॉम देयर। तो वही है, नो द रीडिंग्स आर नॉट सेम बिकॉज CO2 गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन वो एस्केप कर गई थी एयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन बेकिंग सोडा रिएक्ट विद विनेगर। तो विनेगर से जब बेकिंग सोडा रिएक्ट कर रहा है तो एफरवेंसेस, बबलिंग प्रोड्यूस हो रही थी, और वो बबलिंग क्यों हो रही थी, बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वही लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन की वजह से वो बबलिंग आ रही थी। नेक्स्ट वन इज, व्हाई इज देयर डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल रीडिंग इन द
फाइनल मास इन ओपन सिस्टम। तो उसमें डिफरेंस इसलिए था बिकॉज द गैस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एस्केप फ्रॉम द सिस्टम, क्योंकि जो रिएक्शन के दौरान गैस बन रही थी वो सिस्टम में एस्केप हो रही थी, बाहर निकल रही थी। नेक्स्ट वन इज आर द इनिशियल एंड फाइनल रीडिंग सेम इन एक्सपेरिमेंट सेटअप 2। तो सेटअप 2 में ऑब्वियसली जिसमें बलून ऊपर फिटेड था दोनों रीडिंग सेम थी बिकॉज CO2 गैस जो है वहाँ पर एस्केप नहीं हो पा रही थी, है ना। तो CO2 गैस एस्केप्स एंड मास इज कंजर्व, है ना, कुड नॉट एस्केप और वहाँ पर मास कंजर्व हो गया था। तो यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि मास इन पहले रिएक्शन के और बाद में सेम रहेगा। अब कुछ पॉज एंड पॉन्डर के क्वेश्चन हमारी NCERT में दिए हुए हैं, पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन हुआ करते थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट बर्न्स 10 ग्राम ऑफ इथेनॉल। एक स्टूडेंट है उसने 10 ग्राम इथेनॉल को बर्न किया ओपन बीकर। ध्यान रखना बीकर कैसा है, ओपन है। आफ्टर द रिएक्शन नो रेजिड्यू इज लेफ्ट, कोई रेजिड्यू कुछ नहीं बच रहा है। डज दिस मीन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वायलेटेड। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर फेल हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल नहीं हुआ बिकॉज ओपन है तो जो भी कंपाउंड इसमें बन रहे हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और वाटर वेपर बन रहे हैं तो वो रिलीज़ हो गए, एस्केप हो गए एयर के अंदर, है ना। तो इसीलिए कुछ भी रेजिड्यू नहीं बच रहा है। सो नो रेजिड्यू इज लेफ्ट इन द बीकर। ऐसा नहीं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 20 ग्राम हाइड्रोजन है, 160 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। हाउ मच वाटर इज फॉर्म, पानी कितना बनेगा? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास सेम रहेगा रिएक्शन से पहले भी और रिएक्शन के बाद भी। तो रिएक्शन के पहले एक 20 ग्राम है और एक 160 ग्राम है, दोनों को ऐड कर देंगे। आंसर इज 180 ग्राम। तो पानी भी कितना बनेगा? 180 ग्राम। अभी नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस लॉ के दो नाम और हैं। इस लॉ को प्राउस्ट लॉ भी कह देते हैं क्योंकि इसको जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। सो इट इज़ नॉन एज प्राउस्ट लॉ एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑल्सो। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि डिफाइन और एक्सप्लेन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, प्राउस्ट लॉ या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब ये लॉ क्या कहता है, थोड़ा डेफिनेशन समझना टिपिकल है इसका, एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। दिस लॉ सेज दैट ही प्रपोज दैट इन एनी कंपाउंड फॉर्म्ड बाय 2 और मोर एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड में जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना है, एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड रेशो बाय मास, कि एलिमेंट जो कंबाइन होते हैं वो फिक्स्ड रेशो बाय मास में कंबाइन होते हैं। अब मतलब क्या है देखते हैं हम एग्जाम्पल से, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। यहाँ पर मैंने वाटर का एग्जाम्पल दिया है ना, H2O वाटर का एग्जाम्पल दिया है। अब देखो फॉर्मूला क्या है, H2O। हम इसका रेशो बाय मास निकालेंगे, इसके लिए आपको मास नंबर पता होना चाहिए। हमने जब जर्नी इनसाइड द एटम चैप्टर किया था मैंने आपको सभी 20 एलिमेंट्स के मास नंबर बताए थे। तो हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, क्योंकि हाइड्रोजन का मास नंबर है 1 और ऑक्सीजन का मास नंबर है 16। तो हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ 2 लिखा हुआ है और ऑक्सीजन एक ही है तो 16 लिखा हुआ है डायरेक्ट। एक ऑक्सीजन के लिए 16 मास नंबर। इन दोनों को 2 से कट करा हुआ है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो रेशो इज 1:8। अब पानी चाहे कहीं का भी हो, पानी चाहे आपका रिवर से लिया हुआ है, चाहे कोई तालाब से, कोई रेन का पानी है, कोई लैब का पानी है, घर में हमारे प्यूरिफायर का पानी है, तो अगर 9 ग्राम वाटर है कहीं पे भी प्रेजेंट तो उस 9 ग्राम वाटर में हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा ऑलवेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ये पॉज एंड पॉन्डर वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन is a compound consists of 40% sulfur and 60% oxygen by mass in a sample of the same compound containing 20 gram of sulfur. What mass of oxygen must be present to satisfy the law of constant proportion? अब देखो पहले आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, 40% सल्फर और 60% ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन का हमने रेशियो निकाल लिया 40:60, दैट इज 2:3। तो कह रहा है सेम सैंपल के अंदर अगर 20 ग्राम सल्फर है तो कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए, तो 20 ग्राम सल्फर है तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो हमारा यहाँ पर रेशो कितना आ रहा है, 2:3 आ रहा है। ठीक है, सेम बनाना है भाई, 20 के साथ क्या डालें कि बन जाए। अब 20 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
40 आ रहा है तो किस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेगी 60 आ जाए, तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाएगा। तो मतलब वो 20 ग्राम अगर सल्फर है तो 30 ग्राम हमें क्या चाहिएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन। यही तरीका है, जो रेशो दिया है, मतलब आप एक को देख लो भाई किससे मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर आ रहा है, डिवाइड करने पे वो नंबर आ रहा है, तो दूसरे को भी उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो 3:4। तो कार्बन 3 है और ऑक्सीजन, इनका रेशो 3:4 है। हाउ मच ऑक्सीजन विल कंबाइन, ऑक्सीजन की वैल्यू निकालनी है, कितना कंबाइन होगा विद 9 ग्राम ऑफ कार्बन, 9 ग्राम ऑफ कार्बन से कितना कंबाइन होगा। अब देखो, या तो आप इनको रेशो में लिख के कैलकुलेट कर लो मैथ्स के तरीके से, नहीं तो सिंपल ये है, 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 है तो 3 3 जा 9, तो आप 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आंसर आ रहा है, तो 4 3 जा 12, 12 आ रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना प्रेजेंट होगा, 12 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होल्ड ट्रू फॉर द कंपाउंड बट नॉट फॉर द मिक्सचर। ये कह रहा है कि जो लॉ ऑफ जो डेफिनेट प्रोपोर्शन है वो कंपाउंड के लिए ठीक है लेकिन मिक्सचर के लिए ठीक नहीं है। स्टूडेंट एक्स एंड वाई प्रिपेयर्ड ऑक्साइड ऑफ कॉपर बाय कंबाइनिंग कॉपर एंड ऑक्सीजन। कॉपर का ऑक्साइड बनाया है कॉपर और ऑक्सीजन को कंबाइन करके। रेशो कितना आया, 8:2 रिस्पेक्टिवली। डू देयर रिजल्ट जस्टिफाई, सॉरी उनके रेशो आए 4:1 एंड 8:2 रिस्पेक्टिवली। तो कह रहे हैं क्या ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को जस्टिफाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली जस्टिफाई कर रहा है। यहाँ पर 4:1 है, देखो यहाँ 4:1 है और 8:2 है, तो अगर हम 8:2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4:1 ही तो आएगा। तो यस, ये लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन या प्राउस्ट लॉ इसको डिस्क्राइब कर रहा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही था, इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको टॉपिक समझ में आए होंगे। कुछ भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।